किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं अपने फार्म हाउस में जीवामृत की जो प्रयोगशाला है वहाँ खड़ा हूँ और जीवामृत के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मित्र, जीवामृत क्या है कि जीवामृत मतलब नाम किसी ने रख दिया। पहले मैंने इसका नाम रखा था खेत का अमृत, लेकिन चूंकि देश के किसान जीवामृत 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 ऐसा एक सोशल मीडिया में फैल चुका था, तो मैंने कहा मैं भी इसका नाम कर देता हूँ जीवामृत। बेसिकली है क्या मित्र कि हमारी ज़मीन में जब मैं लगातार 40 सालों से पेस्टिसाइड डालने लगा, यानी कि दीमक को मारना है, वाइट ग्रब को मारना है, निमेटोड्स को मारना है, या और बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि मुझे ज़मीन में रूट बोरर सूट बोरर लगा है तो उसमें थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, कोराजीन, इस प्रकार के जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं जो प्लांट के पूरे सिस्टम में चले जाते हैं और फिर कीड़ा कहीं भी हो सब उसको मार करके ही वो दम लेता है पेस्टिसाइड। अब इतने खतरनाक पेस्टिसाइड जब हम ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में रहने वाले लाभदायक जीव, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है और नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव, वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर ज़मीन चूँकि जिंदा है, फिर वो ज़मीन वो काम नहीं कर पाती है जो उसको करना चाहिए था। फिर एक बाजारवाद शुरू हो जाता है कि बात बात पर किसान को फर्टिलाइज़र लाना है, बात बात पर पेस्टिसाइड लाना है। मैं जंगल का उदाहरण देता हूँ और मैंने जो सीखा है वो जंगल से ही सीखा है। सन 2009 में मैं जंगल घूमना शुरू किया और जंगल में क्या देखा कि वहाँ ना तो कोई पानी लगाता है, ना कोई फर्टिलाइज़र डालता है, और किसी भी वनस्पति में मुझको कोई डिजीज़ नहीं मिली, किसी भी वनस्पति में कोई इंसेक्ट नहीं मिला। और मैं दावा करता हूँ देश दुनिया का जो साइंटिस्ट कहे कि इस फसल में बीमारी होती है, उस फसल का बीज वो ज़रा जंगल में बीच में बो के आए और बाद में जब वो पौधा बड़ा होगा तो देखेगा कि ना तो इसमें इंसेक्ट आया, ना इसमें कोई बीमारी आई। चलिए, तो जीवामृत जो है ये जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हैं। अभी तक धरती में कितने प्रकार के जीवाणु हैं किसी को पता नहीं चला। उसमें से 10, 15, 20 का नाम आइडेंटिफाइड करके उन्हीं की मार्केटिंग होने लगी। यानी कि ब्यूवेरिया ये करता है, ट्राइकोडर्मा ऐसा करता है, सूडोमोनास ऐसा करता है, पीएसबी ऐसा करता है, जेटोबैक्टर ऐसा करता है, जबकि मैं फिर बता दूं कोई कुछ नहीं करता। सॉइल में एक बहुत बड़ी माया है जहाँ लाखों प्रकार के जीवाणु रहते हैं, वो सब कुछ मिल करके कुछ करते हैं। जैसे अभी देश के किसान भाई गोबर, गौमूत्र, बेसन, बटवृक्ष की मिट्टी से बनाते हैं और 72 घंटे में ही उनका बन जाता है। आज मेरे साथ जो 4-5 लाख किसान लगभग जुड़ चुके हैं और ये वाली खेती करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, श्रीलंका में भी कई सारे लोग हमारा YouTube वीडियो सुन करके और ये जंगल से मिट्टी ला करके ये वाला जीवामृत बनाए हैं, उनके बहुत लाभ हैं। ये मित्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अब जैसे मैंने जीवामृत बनाने के बारे में सैकड़ों वीडियो डाली, इसलिए जीवामृत बनाना नहीं सिखा रहा हूँ आपको। बनाना जिसको सीखना है उसके लिए और वीडियो हैं। आज मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसका विज्ञान क्या है। ये माइक्रोबायोलॉजी का विज्ञान है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों की माया का विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझना हो तो सीधे सीधे जंगल में समझने की जरूरत है। जब ये जीवामृत जमीन में ये जीवामृत जमीन में होता है तो ये बहुत सारे फंक्शन करता है। जैसे मैं कहता हूँ
कि अगर कोई किसान जीवामृत बारिश के सीजन में डालता है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जीवामृत की थ्योरी अगर किसी को समझ में आए तो बारिश से शुरू करें, मतलब जून में बनाना शुरू करें और बारिश होने के बाद जब 2 पानी गिर जाए, 1 पानी गिर जाए ज़मीन में तो जीवामृत जरूर डाल दें। तो खरीफ की फसल में भी काम करेगा, रबी की फसल में भी काम करेगा। यानी दोनों फसलों में अगर नमी बरकरार रहती है रबी तक तो दोनों फसलों में डालने की ज़रूरत उसको नहीं है। डालना कितना? सिर्फ 20 लीटर। एक ड्रम, ये 200 लीटर का जीवामृत का ड्रम है, हालांकि मेरे ये ड्रम 250 लीटर के हैं। तो ये मानिए 11 एकड़ का जीवामृत भरा है इसमें। 1 एकड़ में केवल 20 लीटर डालना है। और डालने का अगर हुनर है किसी के पास, बारिश में पानी बरस रहा है और स्प्रे मशीन में इसको लिया और ऐसे से छिड़क आया तो 5 लीटर ही सफिशियंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे किसान भाई मुझसे कई बार पूछते हैं कि साहब मैं 40 लीटर डाल दूंगा तो क्या ज़्यादा फायदा होगा? हमने कहा नहीं, हम ऑलरेडी 4 गुना ज़्यादा बढ़ा करके बता रहे हैं। और 4 गुना ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी के जीवामृत में 10 की पावर 9, मतलब जैसे ये ड्रम है, अब ये ड्रम मेरा मैच्योर है। हमारे यहाँ क्या है कि 2, 3, 4 किसान डेली आते हैं, डेली ले जाते हैं, फिर मैं इनमें जब खाली हो जाते हैं तो पानी डालता हूँ और चीनी फिर डाल देता हूँ। 200 लीटर के ड्रम में 28 किलो चीनी केवल पड़ती है। मान लो इससे 20 लीटर जीवामृत निकल गया, 20 लीटर में पानी इसमें डालना चाहता हूँ तो केवल 2.5 किलो चीनी डालना पड़ेगा बस। गुड़ या चीनी जब ज़्यादा हो जाएगा तो भी खराब है, कम होगा तो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट कम होगा। इसलिए 28 किलो मात्रा इसकी लमसम में फिक्स है। प्राकृतिक खेती करनी है तो जीवामृत तो डालना पड़ेगा। कौन सा जीवामृत? मैं ये नहीं कहता हूँ लोग मेरे यहाँ से ले जाओ, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भैया मैं ये देश के 43-44 जंगलों से अलग अलग घूम करके 70,000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद मैं ये जीवामृत लाया हूँ। मतलब मिट्टी लाया, अलग अलग ड्रमों में प्रोपोगेट किया। आप भी जंगल चले जाइए, आपके आसपास 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कहीं दाएं बाएं जंगल तो होगा। जंगल में उस स्थान से मिट्टी लाइए जहां पर ढेर सारा, जैसे ये पेड़ है, पेड़ के नीचे ढेर सारा पत्तियां गिरा पड़ा हो, एक मोटी लेयर में ब्लैक कलर की सड़ी गली पत्तियां पड़ी, उनको हटाइए, उसके नीचे की मिट्टी ले, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में माइक्रोब्स होंगे। वो ड्रम में डालना है, पानी भर देना है और चीनी और बताई गई विधि के अनुसार डाल देना है। सबसे जब बन जाए तो सबसे अच्छा समय है बरसात का, चूँकि धरती माता बारिश के दिन में अपना श्रृंगार करती है, सजती है। माँ भी, ये धरती माता भी एक दिन सजती है। इसके सजने का समय होता है वर्षा ऋतु। इन माइक्रोब्स में, जैसे ये माइक्रोब्स हैं और कहीं मैंने सूखी ज़मीन में ऐसे फेंक दिया तो आप समझना इनका जो मूवमेंट है, इनको जो कहीं जाना है तो इनके पाँव तो है नहीं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन हमेशा पानी में है, यानी नमी में। जब ज़मीन में 25%, 20% मॉइस्चर होता है तो ये मूवमेंट करते हैं, और जब नमी नहीं होती है, पौधों के लिए तो नमी होती है, चूँकि पौधों को तो 10% मॉइस्चर चाहिए, लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं मूवमेंट कर पाते, ये जहाँ होते हैं फिर वहीं रह जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बारिश में डालना है इसको। इनका काम ये मित्र, मैंने कहा कि देश का कोई भी किसान डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम सारी चीज़ें भूल जाए वो, लेकिन मैं कहता हूँ यूरिया डालनी है। अब कई लोग कहते हैं सचान साहब आप नेचुरल फार्मिंग जब सिखाते हो तो किसान को यूरिया क्यों बताते हो? मैंने कहा सुनिए, जो फसलें ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, जैसे गन्ना है, धान है, गेहूं है, कपास है, सोयाबीन है, तो नाइट्रोजन तो चाहिए। किसी भी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन तो चाहिए। नाइट्रोजन एक ऐसा पदार्थ है कि या तो उसका कार्बन में रहेगा। अब जमीन में कार्बन की कमी है, आप सारे लोग देश में सब लोग जानते हैं
कि अब हमारे देश की भूमियों में कार्बन की मात्रा 0.3% हो गई है। होनी कितनी चाहिए? 1% से ज़्यादा। अगर 1% कार्बन है तो CN रेशियो पढ़े होगे, अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन का वजन 20,000 कुंटल है, 1% कार्बन है तो 200 कुंटल कार्बन है। अब 200 कुंटल कार्बन है तो उसमें 20 कुंटल न्यूट्रिशन, C माने कार्बन, N माने न्यूट्रिशन, 20 कुंटल साल भर में धरती माता न्यूट्रिशन रिलीज कर देगी। और कितनी भी अच्छी क्रॉप बोलो, 20 कुंटल से ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं है, मतलब 20 के नीचे ही सारी फसलें रह जाती हैं, तो मुझे फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी चूंकि 0.3% है, 0.3 का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में केवल 60 कुंटल है। अब 60 कुंटल से रिलीज होगा न्यूट्रिशन केवल 6 कुंटल साल भर में। अब खरीफ में किसान जो है पैडी लगाया है, रबी में गेहूं लगाएगा, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नाइट्रोजन देनी पड़ेगी। लोग कहते हैं तो फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर का क्या है, तो यहाँ भी कहानी सुन लीजिए। फास्फेटिक फर्टिलाइजर आपकी ज़मीनों में इतने ज़्यादा पड़े हैं कि अगर आप 50 साल नहीं डालेंगे, विज्ञान के अनुसार आपकी ज़मीन में 10-10, 20-20, 15-15 कुंटल फास्फेटिक मतलब अघुलनशील फास्फेट पड़ा है। ये वाले जो जीवाणु हैं जब ये जाएंगे तो वो जो अघुलनशील फास्फेट है उसको घुलनशील बनाएंगे। फिर आप कहेंगे पोटाश की साफ कमी कैसे पूरी होगी, तो मैंने कहा पोटाश तो देश का कोई किसान डालता ही नहीं, तो कहाँ से पूरी हो रही है। हकीकत बात ये है कि धरती माता अगर समृद्ध होती है, जैसे अब मैं फिर जंगल ले चलता हूँ, जंगल में भी तो वनस्पतियाँ नाइट्रोजन ले रही हैं, फास्फोरस ले रही हैं, पोटाश ले रही हैं, जिंक ले रही हैं, मैग्नीशियम ले रही हैं, सल्फर ले रही हैं, कहाँ से आ रहा है? तो सारा का सारा आता है बायोमास से। एक चैन बनी हुई है, खेत में से पैदा हुई चीज़ अगर वहीं खेत में हमको वापस लौटा दें तो फिर कहीं नहीं डालना है। लेकिन अभी तो मैं खेत का सारी यील्ड बेच देता हूँ, जो बचती उसको जला देता हूँ, नहीं तो मेड़ के किनारे रख देता हूँ। कई बार हम लोग बेच भी देते हैं, तो ज़मीन को तो कुछ देते नहीं। अब एक चीज़ आती है, किसान कई बार कहता है कि देखिए एक व्यवहारिक चीज़ है, हम तो यहाँ मेंटेन कर लेते हैं कि ये जिंदा रहेगा। अब जैसे मेरा ये ड्रम है, अब ये मैच्योर हो गया, लेकिन अब मैं सोचूं कि ये 2 महीना ऐसे ही रखा रहे तो नहीं रखा रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा। कारण कि इसमें 10 की पावर 9 हो चुके। अब बैक्टीरिया को फर्दर ग्रोथ करने की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। अब जब वो बढ़ ही नहीं सकता, स्पेस नहीं बचा, तो क्या होगा? अब अगर कोई कहे नहीं साहब अगर इसमें भोजन और दे दूं तो भोजन खा के ही क्या करेगा जब स्पेस नहीं है। अब ये थोड़ा टिपिकल यहाँ आता है कि अगले सीजन में जैसे एक बार आदमी ने बनाया और किसान ने डाल लिया, फिर उसके पास 10 लीटर बच गया, वो कहता है साहब अगली फसल अब भाई 6 महीना बाद आएगी, मैं क्या करूँ? तो हमसे पूछता है तो मैं कहता हूँ अगली फसल के लिए क्या करो कि जो 10 लीटर बचा है फिर 200 लीटर पानी डाल दो। लेकिन अभी मैंने 28 किलो चीनी, 28 किलो गुड़ 1 टाइम डलवाया था। अब क्या करना है, वो 28 किलो जो चीनी है उसको 7 भाग में डालेगा, यानी 7 तिरका 21, 7 चौका 28, 4 किलो 4 किलो 4 किलो 4 किलो, महीने की 1 डेट तय कर ली कि 15 जून को डाला था तो अब 15 जुलाई को फिर डालना है, 15 अगस्त को फिर डालना है, 15 सितंबर को फिर डालना। ऐसे धीरे धीरे जब हम इसमें भोजन देंगे तो ये बैक्टीरिया को भोजन कम है तो धीरे धीरे डेवलप होगा और लास्ट टाइम पूरा हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर ये जीवामृत आपके पास कोई इस तरीके का पेड़ है छायादार, तो इस पेड़ के नीचे क्या करेंगे, थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, थोड़ा सा मतलब 4 फुट बाई 4 फुट और 4 इंच गहरा केवल। इस पेड़ के नीचे मैंने एक गड्ढा बना दिया, अच्छी छाया वाला नीम का, जामुन का, शीशम का पेड़ होना चाहिए। अब वहाँ मैंने गड्ढा बनाया और गड्ढे में मैंने 2-3-4 कुंटल गोबर डाल दिया। उस गोबर में ये जो लिक्विड था ना 4-5 किलो, उस गोबर में मैंने इसे डाल दिया, उसको मल्चिंग कर दिया। तो जैसे मैंने बताया कि मैं जंगल से लाया था, तो पेड़ के नीचे मैंने जीवामृत डाल दिया, कार्बनिक पदार्थ ढेर सारा डाल दिया।
बेसिकली इन जीवाणुओं का जो भोजन है वो कार्बन ही है। यहाँ तो मैं प्रोपोगेट करने के लिए चीनी या गुड़ खिला रहा हूँ, नहीं, नियमानुसार इनका भोजन कार्बन ही है। अब पेड़ के नीचे कार्बन हो गया और जीवाणु हो गए। अब आप ये ड्रम रम सब फेंक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो एक पेड़ के नीचे वो गड्ढा खोदेगा बड़ा सा, जहाँ 5 कुंटल गोबर आ जाए। बस उसको मल्चिंग कर दे, पत्तों से ढक दे और बीच बीच में ये देखता रहे इसमें मॉइस्चर है कि नहीं। जब उसको खेत बोना हो, 1 एकड़ ज़मीन में आज टमाटर लगाना है, मिर्चा लगाना है, तो वहीं से 1 कुंटल लाएगा और खेत की तैयारी के समय जब नमी है वहीं खेतों में बिखेरेगा और जुताई कर देगा। यानी इस ड्रम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कंटिन्यूज प्रिजर्व करके रखने के लिए सबसे अच्छा है कि आपके खेत में अगर कहीं कोई 2 4 6 अच्छे पेड़ खड़े हों तो उनके नीचे एक खड्डा बना दीजिए, उसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद अपनी आवश्यकता अनुसार 10 एकड़ का किसान है 12-13 कुंटल डाल दे, 20 एकड़ का किसान है 30-40 कुंटल डाल दे, 5 एकड़ का किसान है 6-7 कुंटल डाल दे, और डालने के बाद बना बनाया जीवामृत डाल दे। अगर कोई कहता है मुझे ज़िंदगी में कभी ड्रम खरीदना ही नहीं है, तो भी ड्रम ना खरीदो। चलो, आपके खेत की मेड़ों पर कहीं भी अगर अच्छे से छायादार पेड़ खड़े हैं तो वहाँ गड्ढा बनाओ, गोबर की खाद डालो। जो जंगल से मिट्टी लाए थे ना, जंगल की मिट्टी उसी के ऊपर बिखेर दो। और पहली बार क्या करना है कि बैक्टीरिया थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए तो 20-25 किलो जो है पानी लीजिए, उसमें से 2-4 किलो चीनी घोलिए, उसको स्प्रे मार दीजिए एक बार केवल। बस उसके बाद तो उसकी हैबिट बन जाएगी, वहीं कार्बन खाने लगेगा। बस वहीं से 1 कुंटल निकाला, 1 कुंटल फिर गोबर डाल दिया, फिर 1 कुंटल निकाला, फिर 1 कुंटल गोबर डाल दिया। यानी जो मैं ड्रम दिखाता हूं एक्चुअली ऐसा नहीं कि ये ड्रम के बिना जीवामृत नहीं बन सकता। हम खेती में अक्सर कहते हैं किसान भाइयों से, हमारा दिमाग लगाओ। आप जंगल से मिट्टी ले आए, विनोद कुमार सचान से 5 लीटर जीवामृत ले गए, आपके पास ड्रम खरीदने का पैसा नहीं है, बिल्कुल मत खरीदिए ड्रम। बस हमने कहा 1 एकड़ ज़मीन में हमको 1 कुंटल गोबर बिखेर के जुताई करना है, तो आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आपने 6-7 कुंटल गोबर वहाँ डाल दिया पेड़ के नीचे, और वहाँ ये जीवामृत हमसे जो ले गए वो डाल दो, या जंगल से मिट्टी लाए वो डाल दो, और उसको मल्चिंग कर दो। क्या है मित्र, जंगल की माया। इस जीवामृत में हमारा कोई आर्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको मैंने बनाया है, हमने नहीं बनाया, तो बनाया था, ये तो प्रभु की माया है। बस मेरे अंदर एक समझ आई कि रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। मैंने अध्ययन किया कि जंगलों में सारी वनस्पतियां हरी भरी क्यों रहती हैं, वहाँ तो कोई कुछ नहीं करता है। काश हम किसान भी अपने खेत को अगर हरा भरा बना दें, मिट्टी को सजा दें, जीवाणुओं को मारना बंद कर दें, तो मेरे ज़िंदगी की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी तकलीफ़ है, कर्ज के बोझ तले दबे वो उससे भी निकल जाओगे। बीमार है, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। हर तकलीफ़ का समाधान धरती माता के पास है। इसलिए मैं धरती माता को रिच करने की बात करता हूँ और धरती माता को समृद्धशाली बनाने के लिए जीवामृत की बात करता हूँ, कार्बन बढ़ाने की बात करता हूँ, खेत की मेड़ बनाने की बात करता हूँ, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाने की बात करता हूँ। जो किसान इस सिद्धांत को समझ लेगा और पशुपालन कर लेगा, खेत की मेड़ हो, मेड़ पर पेड़ हो, आपके पास पालतू पशु हो, क्योंकि पालतू पशु का यहाँ क्या है, आजकल ज़्यादातर किसान जिनके पास पालतू पशु नहीं है वो सोचते हैं कि भूसा बेच लेते हैं, भूसे को आग लगा देते हैं, क्या करना है। लेकिन पालतू पशु जब होंगे तो आपको भूसे की चारे की ज़रूरत होगी, तो आप उसको जलाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। गोबर होगा, दूध होगा, गोबर खेत में आ जाएगा, दूध आप पी लेंगे, हष्ट पुष्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो खेती का सूत्र में समझिए, प्रकृति के वैभव को सजाना, भगवान की माया को सजाना, भगवान की माया के प्रति वफादारी निभाना, ये भगवान की तो माया है। ज़मीन किसकी माया है, पानी किसकी माया है, ये जीव जगत किसकी माया है,
ये वृक्ष वनस्पतियाँ किसकी माया? सब भगवान की माया है। और जिस दिन का, इसी को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। हम जमीन की रक्षा करेंगे, बारिश के पानी की सुरक्षा करेंगे, खेत पर जंगल लगाएंगे, जीव जंतुओं की सुरक्षा करेंगे, हमारा भला होगा। क्योंकि भगवान का जो काम करेगा भगवान उसको निराश नहीं करेगा। नमस्कार।